हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल इनोवेटिव स्टडी @माँ पाठशाला। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो हैं हमारे उनकी एक सीरीज चली हुई है। आज हम कक्षा 8वीं की भूगोल संसाधन और विकास का जो सेकंड चैप्टर है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, तो उसी पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं और हल करेंगे आपके साथ। तो साथ के साथ आप आपके जो आंसर्स आपको लगें वही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर जानिए कि आपका प्रश्न जो है सही है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ ये है हमारा पहला प्रश्न। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो आपको बताना है कि जो हमारी भूपृष्ठ है उसका कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूमि है, 40, 30, 50 या फिर 35। तो इसका सही जवाब होगा 30% जो भाग है हमारा भूमि है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, जो हमारी पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित नैम्न क्षेत्र, ठीक है, और जो हमारे मरुस्थल एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः कैसे पाए जाते हैं? ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सामान्यतः कैसे पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं सघन बसे क्षेत्र, विरल अथवा निर्जन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विरल अथवा निर्जन। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जहाँ उबड़ खाबड़ स्थलाकृति होगी, पर्वतों की जैसे तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित क्षेत्र होते हैं, निम्न क्षेत्र होते हैं, मरुस्थल क्षेत्र होते हैं, ठीक है, सघन वन क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जीवन आसानी से नहीं जिया जा सकता है। वहाँ पर कुछ चीज़ों की उपलब्धता नहीं होने के कारण या फिर उन जो हमारी स्थलाकृति हैं वहाँ एक ऐसी नहीं होती कि हम वहाँ पर हमारे जो फसलों को उगा सकें या फिर हम कुछ ऐसे कार्य कर सकें जिनसे हमारी आजीविका हमें मिले। तो इसीलिए तो ऐसे क्षेत्र कैसे होते हैं? विरल अथवा निर्जन होते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल, इन भौतिक कारकों में निम्नलिखित क्या क्या शामिल हैं? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता या ये सभी? तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। जहाँ पर होंगे वहीं पर क्या होता है कि भूमि का जो उपयोग है वो इन कारकों पर निर्भर करता है और हम अच्छे से अपनी जो जीवन को निर्वाह कर सकते हैं जहाँ पर ये चीज़ें अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। जैसे स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, उबड़ खाबड़ तो नहीं हैं, या मृदा वहाँ की उपजाऊ है या नहीं है, जलवायु रहने योग्य है या नहीं है, खनिज जो संसाधन होते हैं हमारे जो हमारे उद्योगों के निर्माण में सहायक भी हैं उनको एक कच्चे माल के रूप में मिलते हैं, और जो जल की उपलब्धता होती है वो कैसी है, ये सब चीज़ें हमें जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो भूमि का उपयोग जो भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, कौन कौन से कारक हैं ये सभी कारक जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, कुछ मानवीय कारक भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, वे कौन से हैं? तो हमारे जो कुछ मानवीय कारक हैं वो हमारे भौतिक कारक थे, ये हमारे मानवीय कारक हैं जो भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यानी कि भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण जो निर्धारण करते हैं जो वह कौन से कारक हैं? मानवीय कारक, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही कारक जो हैं जनसंख्या और प्रौद्योगिकी होगी तो क्या होगा कि भूमि का उपयोग अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। अगर हमारे पास जनसंख्या नहीं होगी और उस जो कम जनसंख्या है और उसके पास भी प्रौद्योगिकी नहीं है, यानी कि किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करके उसको किसी अन्य कोई विधि बना करके उसको अन्य किसी वस्तु में बदल देना है, प्रौद्योगिकी कहलाती है ना, उपयोगी वस्तुओं में बदलना। तो जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जो दोनों ही मानवीय कारक ऐसे हैं जो भूमि उपयोग प्रतिरूप के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है हमारा अगला प्रश्न,
स्वामित्व के आधार पर भूमि को इन भागों में बांटा गया है। तो जैसे भूमि को भी कुछ भागों में बांटा गया है जो कि स्वामित्व के आधार पर है। तो वो यहाँ पर ऑप्शंस हैं निजी भूमि, सामुदायिक भूमि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की भूमि किस स्वामित्व के आधार पर भूमि को किन भागों में बांटा गया है? निजी भूमि, सामुदायिक भूमि, दोनों, यानी कि दोनों में हमें ये है भूमि को बांटा गया है। भूमि के जो भाग बनाए गए हैं तो निजी भूमि और सामुदायिक भूमि है, जो कि स्वामित्व कि किनका अधिकार इस भूमि पर होगा, इस आधार पर इनका बंटवारा हुआ है। अगला प्रश्न है साझा संपत्ति संसाधन इस प्रकार की भूमि को कहते हैं। यहाँ पर किस प्रकार भी कह सकते हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो निजी भूमि, सामुदायिक भूमि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सामुदायिक भूमि को क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन। जैसे मान लो कि कोई समुदाय है और उसकी एक उनके पास एक कुछ भूमि है, तो उस समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति उस पर कार्य कर सकता है, फसल उगा सकता है या कुछ भी कार्य वो कर सकता है, यानी कि उसकी वो साझा संपत्ति होती है। ठीक है, तो इसीलिए सामुदायिक भूमि इसका सही जवाब होगा। अब पता है आप सब जानते हैं कि जो हमारी निजी भूमि होती है उस पर एक निजी व्यक्तिगत तौर पर उस पर किसी का अधिकार होता है, लेकिन सामुदायिक जो भूमि होती है, हमारी सार्वजनिक भूमि जो होती है, उस पर एक पूरे समुदाय का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रचार के कारण पर्यावरण के लिए कौन से प्रमुख खतरे पैदा हो गए हैं? जो हमारी कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियां हैं तो उनका बढ़ना और उनका जो प्रचार हो रहा है उसके कारण जो हमें पर्यावरण के लिए जो प्रमुख खतरे पैदा हो गए हैं कुछ, तो वो कौन से हैं? आपके ऑप्शंस हैं निम्नीकरण, भूस्खलन, मरुस्थलीकरण, मृदा अपरदन, ये सभी। तो ये सभी ही जो मुख्य खतरे हैं पैदा हो गए हैं वर्तमान में। जब हम कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रचार कर रहे हैं तो साथ के साथ हमारे पर्यावरण के लिए कुछ मुख्य खतरे भी पैदा हो रहे हैं। निम्नीकरण हो रहा है पृथ्वी मृदा का, ठीक है, हमारी भूमि का, भूस्खलन आ रहे हैं, मरुस्थलीकरण हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है। तो ये सभी ही खतरे पैदा हो रहे हैं। अगला प्रश्न है भूमि संरक्षण के लिए क्या क्या तरीके उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं? जो हमें, अगर हम अपनी भूमि को बचाना चाहते हैं, उसको रक्षित करना चाहते हैं, संरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या उपयोगी तरीके हम अपना सकते हैं? वन रोपण, भूमि उद्धार, अतिचारण पर रोक लगाकर, ये सभी। देखिए वन रोपण यानी कि जो मिट्टी को बांधे रखते हैं, जो वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक साथ बांध कर रखती है, वो उसको ऐसे कटने नहीं देती है मिट्टी को, जिससे कि मिट्टी का जो है निम्नीकरण नहीं होता है, ह्रास नहीं होता है। तो वन रोपण से भी हम इसका एक उपयोगी तरीका अपना सकते हैं भूमि संरक्षण के लिए, और जो कि हमारी भूमि उद्धार है कि उसमें सुधार किया जा सकता है। और अति चारण पर रोक लगाकर, यानी कि जो ये जो हमारा जो अतिचारण होता है, अत्यधिक चराई का जो कार्य रहता है, तो उस पर भी रोक लगाकर हम अपने भूमि संरक्षण के लिए जो है उपाय कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचालन को क्या कहते हैं? जैसे सैल या मलबा या ढाल के गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचालन को क्या कहेंगे? निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन या फिर मरुस्थलीकरण। संचलन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भूस्खलन। क्या होगा? भूस्खलन, यानी कि कोई सैल या मलबा या ढाल गिर जाती है, गिरने वाली जो मिट्टी के बृहत संचलन को हम भूस्खलन कहते हैं। अगला प्रश्न है भूस्खलन का क्या कारण है? जो हमारा भूस्खलन का कारण क्या है? लंबे समय तक भारी वर्षा, लंबे समय तक सूखा पड़ना, वृक्षों का रोपण करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो कारण होगा, सही जवाब होगा लंबे समय तक जब वर्षा होती रहती है तो क्या होता है कि शैल, मलबा या ढाल गिर जाती है और जो मिट्टी का बृहत संचलन हो जाता है कि वो एक जगह से बहुत ज़्यादा मात्रा में वो उसका हटना, खिसक जाना, यह सब क्या होता है? भूस्खलन कहलाता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होना इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है हमारा
भूस्खलन को रोकने के लिए कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं? यहाँ पर कुछ विधियां बताई गई हैं आपको। तो भूस्खलन को रोकने के लिए हम कौन सी विधियों को अपनाकर उसको भूस्खलन को रोक सकते हैं? तो आपका जो आपके ऑप्शन हैं ये हैं: प्रतिधारी दीवार का निर्माण करके, वनस्पति आवरण में वृद्धि कर, मानचित्र बनाकर इनसे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, और उन क्षेत्रों को जो है आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, यानी कि वहाँ पर आवास ना बनाया जाए। या फिर प्रतिधारी दीवारों का निर्माण करके भूमि को खिसकने से हम बचा सकते हैं। और जो हमारी वनस्पति आवरण में वृद्धि करके क्या किया जा सकता है कि भूमि को, जो मृदा है, उसको बांध कर रखा जा सकता है। तो ये सभी विधियाँ हम अपना सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि भूस्खलन को रोका जाए। अगला प्रश्न है हमारा, अपक्षय किन कारणों से हो सकता है? जो अपक्षय होता है किन कारणों से हो सकता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा अपक्षय इन सभी कारणों से हो सकता है। तापमान परिवर्तन में भी, तुषार क्रिया में, और पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा भी अपक्षय की क्रिया जो होती है। अगला प्रश्न है, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लगते हैं? यहाँ पर कितने होगा, कितने वर्ष लगते हैं? कुछ ही दिन में बन जाती है क्या? कुछ वर्ष में, सैकड़ों वर्ष, या फिर सैकड़ों दिन? तो इसका सही जवाब होगा कि कितने वर्ष लगते हैं? सैकड़ों वर्ष इसमें लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में। और आप देख सकते हैं कि कितना हम मृदा ह्रास कर रहे हैं, कितना हम मृदा का जो है उपयोग अच्छे से नहीं करके उसको कितना नुकसान हम पहुंचा रहे हैं। तो अब हमें इसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देखो समय कितना लग रहा है सिर्फ 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में भी। अगला प्रश्न है हमारा, मृदा का निर्माण किन कारकों से होता है? जो मृदा का निर्माण होता है, क्या क्या कारक होते हैं, किन कारकों से मृदा का निर्माण होता है? तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं: चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, भूमि पर पाए जाने वाले खनिज, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोनों। जो चट्टानों पर प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ हैं, और जो भूमि पर पाए जाने वाले खनिज हैं, तो इससे मृदा का निर्माण होता है, दोनों से। अगला प्रश्न है, जनक शैल रंग, जो जनक शैल होती हैं, जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, डैश को निर्धारित करता है। ये सारे ही जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ को निर्धारित करते हैं? मृदा के पारगम्यता को, निर्माण की दर को, संचय को, मोटाई को। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, तो ये किसको निर्धारित करते हैं? पारगम्यता को। उसकी जो मृदा की जो पारगम्यता होती है तो किससे निर्धारित होती है? आप यहाँ याद रखें, जो उसकी जो जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, तो ये पारगम्यता को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? जो मृदा के निर्माण की दर है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस, ये सभी। तो ये सभी कारक ही क्या करते हैं? मृदा की जो निर्माण की दर होती है ना, दर उसकी, तो उसको प्रभावित कौन कौन से कारक कर रहे हैं? ये सभी आप याद रखें, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस, ये सभी कारक क्या करते हैं? निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, जो मृदा के निर्माण की दर होती है। अगला प्रश्न है, उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के डैश को निर्धारित करती है। ठीक है, जो उच्चावच होती है उसकी उच्चावच तुंगता होती है, और ढाल जो होती है मृदा के डैश को निर्धारित करते हैं। तो मृदा के किसको निर्धारित करते हैं? उच्चावच तुंगता और ढाल, पारगम्यता को, निर्माण की दर को, संचय को, मोटाई को। तो उच्चावच तुंगता और ढाल उसके संचय होने को निर्धारित करते हैं। मृदा का जो संचयन होता है उसको क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार अब हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। समय मृदा परिच्छेदिका की डैश को निश्चित करता है। जो समय होता है वो मृदा की जो परिच्छेदिका है उसके जो उसकी डैश को निश्चित करता है। पारगम्यता को, निर्माण की दर को, संचय को, मोटाई को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोटाई को निर्धारित करता है समय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस जो होती है आपकी, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से बहुत सारे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लें और बार बार वीडियोस देखकर इनको याद रखें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, समय जो है मोटाई को निर्धारित करता है, जो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई है। और आप एक बात यहाँ जान लें कि जो आपकी एक क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, उसके निर्माण की जो दर को प्रभावित करने वाले कारक थे, उनमें जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्ष और ह्यूमस तो हैं ही, साथ के साथ जो उसमें वनस्पति क्या है, वनस्पति प्राणीजात, ठीक है, प्राणीजात और आपका सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जो आपके जीव हैं, ठीक है। तो ये सभी वनस्पति, प्राणीजात, सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये सभी भी क्या करते हैं, निर्माण दर को प्रभावित करते हैं। मृदा की जो निर्माण की दर है उसको प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस तो करते ही हैं, साथ के साथ वनस्पति, प्राणीजात, सूक्ष्म जीव भी उसकी निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चावच ये हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने अभी जो किया था, समय जो है मोटाई को निश्चित करता है, यहाँ से अगला प्रश्न है ये, मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरे कौन कौन से हैं। अब जो हमारा मृदा संसाधन है, भूमि जो है हमारी, उसके लिए मुख्य खतरे कौन से हैं? मृदा अपरदन, क्षीणता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये दोनों ही जो है जो खतरे हैं, दोनों ही मृदा अपरदन और क्षीणता हैं। अगला प्रश्न है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से हैं। अब जो निम्नीकरण होता है तो उसमें सहायक कारक कौन कौन से होंगे? वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। तो जब मृदा की जो गुणवत्ता में कमी आती है, उसका निम्नीकरण हो रहा है, जब मृदा की जो क्वालिटी कम हो रही है वो, या फिर वो कट रही है, तो उसका क्या कारण है? वो कम हो रही है तो वनोन्मूलन यानी कि वनों का कम हो जाना, अतिचारण अत्यधिक चराई जो होती है, रासायनिक उर्वरक जो होते हैं हमारे, जो रासायनिक तौर पर हम बहुत सारे कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग क्या करते हैं, अब जब हम फसल उगाते हैं तो उसमें अत्यधिक उपज पाने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें उर्वरक और कीटनाशकों का बहुत अधिक उपयोग हम करते हैं, कि जो है वो हमारे लिए, पृथ्वी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए वो मृदा के निम्नीकरण में सहायक हो जाता है। तो आप याद रखें, ये सभी कारक जो हैं उसके निम्नीकरण में बहुत ही अहम रोल निभा देते हैं। तो इसीलिए हमें इनको ख़त्म करना चाहिए। यानी कि वनोन्मूलन का तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और वनों को ख़त्म ना होने दें, अति चराई को कम किया जाए, और उसके जो रासायनिक और उर्वरक हैं जो इनका विनियमित रूप से प्रयोग किया जाए, यानी कि जब ज़रूरत हो तो ही हम इनका प्रयोग करें। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ क्या है, यहाँ पर जैव पदार्थ, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये थोड़ी सी, जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। पौधों के जो बीच की अनावृत भूमि होती है, जो खाली भूमि पड़ी होती है पौधों के बीच, वो परवाल से ढक दी जाती हैं। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है उसके अंदर ही, यानी कि उसकी नमी बनी रहती है। और ये क्या कहलाता है? वैदिक फार्म, मल्च बनाना, समुच्च रेखीय जुताई, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मृदा संरक्षण की यहाँ पर ये कुछ विधियाँ हैं। तो इन विधियों में जो कि हम मृदा को बचा रहे हैं, उन विधियों में जो पौधों के बीच अनावृत भूमि जो है उस पर जैव पदार्थ जैसे कि परवाल
से उसको ढक दिया जाता है तो मृदा बनी रह सकती है। तो इसको क्या कहेंगे? मल्च बनाना। क्या कहेंगे? मल्च बनाना। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ठीक है, जो एकदम से ढलाई में होता है क्षेत्र, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। यानी कि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका जो है बनाई जाती हैं कहाँ पर? तीव्र ढालों वाले जगहों पर, ताकि हमें एक सपाट मैदान की तरह भूमि मिल सके फसल उगाने के लिए। इनसे पृष्ठ पर जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका होगा पृष्ठीय प्रवाह। क्या है? पृष्ठीय प्रवाह, ठीक है, पृष्ठीय प्रवाह। जो हमारा पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, जो हम चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका जो बना देते हैं, जिससे हमें एक सपाट भूमि के रूप में जो है भूमि उपलब्ध भी हो जाती है सपाट सतह के रूप में, जिस पर हम फसल उगा सकते हैं। तो और इनसे जो है पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है, ठीक है। वो एकदम से ढलान आते ही, जैसे पानी एकदम से ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम? वेदिका फॉर्म, मल्च बनाना, समोच्च रेखीय जुताई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वेदिका फॉर्म। क्या कहेंगे उसको? वेदिका फॉर्म। अगला प्रश्न है हमारा, एक पहाड़ी ढाल पर, जो हमारी एक पहाड़ी है उसके ढाल पर समुच्च रेखाओं से समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करना क्या कहलाता है? यानी कि जो हमारी समानांतर जुताई ढाल है उससे नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करना क्या कहलाता है? वेदिका फार्म, मल्च बनाना, समुच्च रेखीय जुताई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा समुच्च रेखीय जुताई होती है, जिसमें हम एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जो है जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम? समुच्च रेखीय जुताई कहेंगे। अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक अवरोध हम पैदा कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों की कतार, जो वृक्ष हैं उनकी कतार बना दी जाती हैं। जो तटीय प्रदेश होते हैं वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, शुष्क प्रदेशों में भी पवन की गति तेज़ होती है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम? वृक्ष कतारों में लगा देते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। वहाँ की मृदा जो हवा के साथ उड़ती है, तो उसको रोकने के लिए। तो ये क्या कहलाता है? वेदिका फार्म, मल्च बनाना, समुच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं। तो इसका सही जवाब होगा रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं। हमारा अगला प्रश्न है, समुच्च रेखा पर रोधिकाएं बनाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो समुच्च रेखाएं हैं उन पर रोधिकाएं बनाने के लिए जो प्राकृतिक अवरोध हम बनाते हैं, उन चीज़ों में हम किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं? पत्थर, घास, मृदा, ये सभी। तो हम इन सभी चीज़ों का, पत्थरों का, घास का, मृदा का, इन सभी चीज़ों का हम रोधिकाओं के सामने जो है जल एकत्रित करने के लिए ये जो है खाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। रोधिकाओं के सामने क्या किया जाता है? जल एकत्रित किया जाता है, जिसके लिए खाइयाँ बना दी जाती हैं। तो समुच्च रेखाएं हैं जो, उन पर रोधिकाएं बनाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? घास, पत्थर, मृदा, इन सभी चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं ये, और मृदाष्टि को रोकते हैं। ये क्या हैं? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं और मृदाष्टि को रोकते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं वेदिका फार्म, मल्च बनाना, चट्टान बांध, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं वेदिका फार्म आपने पढ़ा है, मल्च बनाना भी आपने पढ़ लिया है, तो बचा है आपका चट्टान बांध। इन्हें क्या कहेंगे? चट्टान बांध कहेंगे। यह जल के प्रवाह को
कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चट्टान बांध क्यों बनाए जाते हैं? जल के प्रवाह को कम करने के लिए, नालियों की रक्षा करने के लिए और मृदास्ती को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, लगभग कितने वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था? जो प्रारंभिक महासागर थे, बिल्कुल पहले शुरुआती महासागरों में जो जीवन प्रारंभ हुआ था वह कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था? 4.5 अरब वर्ष, 3.5 अरब वर्ष, 2.5 अरब वर्ष, 5.5 अरब वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या है? लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जो है आदि महासागरों में जीवन प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, लगभग कितना प्रतिशत भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है? ये किसके भाग के बारे में बात कर रहे हैं? जो हमारा अलवण जल है। क्या है? लवण जो जल है हमारा, पीने योग्य जो जल है, उसका कितने प्रतिशत भाग बर्फ़ की चादरों, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है? तो लगभग 72%, लगभग 70%, लगभग 75%, लगभग 65%। तो इसका सही जो जवाब होगा लगभग 70% जो आपका भाग है वो तो बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में ही है। हमारा जो लवण जल होता है ना, वो सिर्फ 2.7 ही हमारा लवणीय जल है, और उसका भी आप देखो कि 70% जो भाग है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कि हमें सिर्फ 1% का जो जल का जो भाग है, 1% ही हमारे उपयोग के लिए हमारे पास रहता है या उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, जल स्रोतों के सूखने और अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की जो आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक कौन से हैं? यानी कि जो हमारे जल की जो हम कमी महसूस करते हैं उसके मुख्य कारण क्या हैं? बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन सत्र, ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी कारण ही हैं जो कि जल स्रोतों के सूखने और जल प्रदूषण के कारण जो हमारा अलवणीय जल की आपूर्ति में कमी हो रही है। तो उसके मुख्य कारक क्या हैं? हमारे मुख्य जो कारक हैं यही हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, अब उनके जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको भाई भोजन उपलब्ध कराना पड़ेगा, नकदी फसलों की मांग बढ़ती है, और ऐसे क्या होता है कि बढ़ता नगरीकरण के कारण क्या हो रहा है, हमारी जो पौधों वनों का काटना और ये सब कार्य हो रहे हैं, और जो है जिसके कारण हमारी जो मृदा भी अच्छे से संरक्षित नहीं होती है और मृदा ह्रास होता है। उसी के साथ साथ हमारा जो जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इन सब के कारण जो है बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन सत्र भी ऐसा है। नगरों में लोग रहते हैं और वहाँ पर औद्योगिक जो क्षेत्र बन गए हैं, वहाँ से प्रदूषित जल जो है हमारी नदियों में, हमारी झीलों, जो हमारी नदियाँ हैं उस पानी को भी प्रदूषित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे कारक हमारे जो है लवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन से महाद्वीप या उनके भाग जल की कमी का सामना कर रहे हैं? ठीक है, तो इनके जो आपके ऑप्शंस हैं, अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी भाग जो हैं हमारे जो पूरे संसार में जो महाद्वीप हैं या उनके जो भाग हैं महाद्वीपों के, ये सभी भाग जो हैं जल की जो कमी का सामना कर रहे हैं। इन भागों के साथ साथ हम यहाँ पर ये याद रखेंगे कि अधिकांश अफ्रीका हो गया, पश्चिम एशिया दक्षिण एशिया हो गया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, और हमारा जो उत्तर पश्चिम मैक्सिको हो गया, और हमारा जो है संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, कौन सा? संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के भाग भी जो है जल की कमी का सामना कर रहे हैं। आप यहाँ पर याद रख सकते हैं संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया,
तो हमने जाना कि कौन से महाद्वीप या उनके भाग जल की कमी का सामना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल के संदूषक कौन से हैं? जो जल के संदूषक होते हैं वो कौन से हैं? अशोधित आंशिक रूप से संशोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव, ये सभी क्या हैं? जल को प्रदूषित करने वाले कारक हैं। तो जो कि हमारे अशोधित आंशिक रूप से संशोधित वाहित मल, जो कह दिया जाता है कि भाई हाँ ये संशोधित है, लेकिन वो आंशिक रूप से ही संशोधित होता है। या फिर आप कृषि रसायनों का जो आप यूज़ करते हो उनका विसर्जन ऐसे ही कर दिया जाता है, जो कि जल में मिलकर उसको प्रदूषित करते हैं। और जल निकायों में औद्योगिक जो बहिस्राव होता है, तो ये सभी कारक हैं, जल के संदूषक हैं। अगला प्रश्न है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या धरातलीय प्रवाह को बंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं? एक सेकेंड, ये आपसे क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि क्या क्या वो चीज़ है जो धरातलीय प्रवाह को बंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित कर देते हैं? वन, वनस्पति आवरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? वन और वनस्पति आवरण। ये दोनों ही ऐसे कारक हैं जो धरातलीय प्रवाह को तो बंद कर देते हैं, और जो हमारा बंद मतलब मंद कर देते हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बंद नहीं मंद करते हैं, और भूमिगत जल को पुनः पूरित कर देते हैं। तो ये वन और वनस्पति आवरण हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि अधिक उपयोगी हो सकती है? जो वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर कौन सी हमें जो सिंचाई की विधि अपनानी चाहिए? स्प्रिंकलर से सिंचाई, ड्रिप अथवा टपकन विधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा स्प्रिंकलरों से सिंचाई। जो है, जो फव्वारे होते हैं हमारे कुछ ऐसे घूमते रहते हैं, तो उनसे सिंचाई हमें करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी अन्य प्रदेशों में किसकी मात्रा जो है प्रचुरता में पाई जाती है? भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में, यहाँ पर आर्द्र प्रदेशों होगा, आप यहाँ पर अन्य प्रदेशों नहीं, आर्द्र प्रदेशों में किसकी मात्रा की प्रचुरता पाई जाती है? बांस, सहतूत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बांस जो है वहाँ पर प्रचुर मात्रा में हमें पाया जाता है। तो पूछा जाए कि बांस की प्रचुरता किन क्षेत्रों में है भारत में? तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, आर्द्र प्रदेशों में। अगला प्रश्न है आपका, गिद्धों के अपमार्जन के दौरान किडनी खराब होने से वे मर रहे थे, इसका क्या कारण था? पशुओं के उपचार में डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी का उपयोग। डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन, ये जो है उनके कुछ मेडिसिन की जो है नाम हैं। और पशुओं के उपचार में लापरवाही, चिकित्सकों द्वारा गिद्धों की किडनी से छेड़खानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो पशुओं के उपचार में डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी का उपयोग करना तो उनकी किडनी को खराब कर देता था और गिद्ध क्या होते थे? मर जाते थे। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे हमें क्या देते हैं? पौधों से हमें क्या मिलता है? लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, ये सभी। तो ये सभी जो है हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्राप्त होती हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, हम सांस लेते हैं, या फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा को सुरक्षित करते हैं, ठीक है, हमारी रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, और जो हमारा जो फल हमें देते हैं, और भूमिगत जल के संग्रहण में सहायक होते हैं। यानी कि पौधों के अनेकों उपयोग हैं हमारे जीवन में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, कौन मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है? एक महत्वपूर्ण शोधक कौन समझा जाता है जीव जंतुओं को खाने के कारण? जो मृत जीव जंतु हैं के कारण एक अपमार्जक है। मधुमक्खी, गिद्ध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गिद्ध। गिद्ध जो है मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा,
कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में किस प्रकार के पौधे उगते हैं? कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ, गुलम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों प्रकार के वृक्ष जो हैं शुष्क प्रदेशों में उगते हैं। अगला प्रश्न है गुल्म। वो गुल्म है, यहाँ पर आधा लय होगा। गुल्म ये है, इसकी सही वृत्तनी है। अगला प्रश्न है किन कारणों से जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं? कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे जंतुओं के प्राकृतिक आवास जो हैं यानी कि वन, पेड़ पौधे, वनस्पतियां सब नष्ट होते जा रहे हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कारण है ये दोनों ही हैं, जो कि जो हमारे जंतु हैं उनके प्राकृतिक जो आवास नष्ट हो रहे हैं वो जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण हो रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए किसका निर्माण किया गया है? हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए जैव मंडल नीचे, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी। तो इन सभी का निर्माण किया गया है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है भारत में किन जानवरों और पक्षियों को मारना अवैध है? शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग, मोर, ये सभी। तो हमारे जो भारत देश में इन सभी पक्षियों को मारना, जानवरों या पक्षियों को मारना अवैध है। शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग या फिर मोर, इन सभी को ही हमें जो हमारे भारत में मारना अवैध घोषित किया गया है। CITES का पूर्ण रूप क्या है? CITES का पूर्ण रूप क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड इंडेंजर फोर्स, द कन्वेंशन ऑन इंडिपेंडेंट ट्रेड एंड इंटरनेशनल फर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, CITES, the convention on international trade endangered species of wild fauna and flora, इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। CITES का क्या उद्देश्य है? जो ये संस्था है इसका क्या उद्देश्य है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का क्या उद्देश्य है? वन्य प्राणी तथा पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है यह सुनिश्चित करना, या फिर वन्य प्राणी तथा पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को खतरा है यह सुनिश्चित करना, वन्य प्राणी तथा पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पशुओं व पक्षियों की संख्या में कोई अंतर नहीं होगा यह सुनिश्चित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, जो वन्य प्राणी तथा पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है यह सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, जो हमारा CITES जो है, CITES द्वारा कितनी पशुओं की जातियों को रक्षित किया गया है? जो पशुओं की जातियों को रक्षित किया गया है 28,000, 5,000, 26,000, 4,000। तो जो पशुओं की, मोटे तौर पर पशुओं की जो जातियां हैं वो हैं 5,000, और जो पौधों की जातियों को रक्षित किया गया है वो उनकी संख्या है 28,000। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है CITES द्वारा रक्षित पशुओं में शामिल हैं भालू, डॉल्फिन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भालू, डॉल्फिन, ये दोनों ही जो है रक्षित पशुओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है CITES द्वारा रक्षित पौधों में शामिल हैं, पौधों की कितनी थी हमारी रक्षित जो जातियां हैं? 28,000 के लगभग। ठीक है, तो कैक्टस, परवाल, ऑर्किड, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी पौधों में, जो रक्षित पौधों में शामिल हैं। CITES द्वारा जो रक्षित पौधों की सूची बनाई गई उसमें शामिल हैं कैक्टस, परवाल, ऑर्किड,
ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। क्या कहलाता है? जो वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े, और जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। एक तो ये वैश्विक तौर पर है, इंटरनेशनल तौर पर जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। और क्यों बनाया गया है इसको? संरक्षण और विकास के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए। राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल नीचे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा जैवमंडल नीचे। क्या है? जैवमंडल नीचे। ठीक है, तो जैवमंडल नीचे का क्या है? वैश्विक एक इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा जो है रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, दावानल मुख्य रूप से किन कारणों से घटित होता है? जो दावानल होता है, जैसे जंगल में आग लगना, क्या मतलब इसके मुख्य कारण हैं? तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लगना, स्थानीय लोगों, उद्यमी एवं शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से आग लगाना, ये सभी। तो इसके मुख्य कारक ये सभी कारण ही हैं। तड़ित झंझा के कारण भी आग लग सकती है, लोगों की लापरवाही से भी लग सकती है, और उद्यमी एवं शरारती लोगों के द्वारा किसी उद्देश्य से भी आग लगाई जा सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। तो आज के इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस जो भी बन सकते थे मैं बनाकर आपके सामने यहाँ पर लाई हूँ और आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियोस कैसी लग रही हैं ये ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज के जो वीडियो है और आपका जो डिस्कशन है क्वेश्चंस का, यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।